घर में कई दिनों से चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था, लेकिन आज घर में खटपट चल रही थी। मामा जी कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी गार्डन में आ जा रहे थे। उनके पहाड़ जैसे दुख को बांटने वाला कोई सगा संबंधी पास न था। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सभी जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा था। वे तो खुलकर रो भी नहीं सकते थे। उनके भीतर की आवाज उन्हें कचोटक चोट कर कह रही थी कि अमृत, अगर तुम ही टूट गए तो बाकी घरवालों को कैसे संभालोगे। कितना विवश हो जाता है मनुष्य ऐसी स्थितियों में। उनका भांजा, उनका दोस्त विवेक इस संसार को छोड़कर जा चुका था, लेकिन वे ऊहापोह में पड़े रहने के सिवा और कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपने दुख को समेटे, भावनाओं से जूझते वे बोले, बस उन्हीं की प्रतीक्षा में 2 दिन बीत गए। मंजू, पता तो लगाओ, अभी तक वे लोग पहुंचे क्यों नहीं? कोई उत्सव में थोड़े ही आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ्यूनरल डायरेक्टर पहुंच जाएंगे। इंतजार थोड़े ही करेंगे वे। मामा जी, अभी अभी पता चला है कि धुंध के कारण उनकी फ्लाइट थोड़ी देर से उतरी। वे बस 15 से 20 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। वे रास्ते में ही हैं। अंत्येष्टि तो 4 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन मामा जी, फ्यूनरल वालों से तारीख और समय मुकर्रर करके ही अंत्येष्टि होती है, मंजू ने उन्हें समझाते हुए कहा। उनसे कह दो कि सीधे चर्च में ही पहुंच जाएं। घर आकर करेंगे भी क्या? विवेक को कितना समझाया था, कितने उदाहरण दिए थे, कितना चौकन्ना किया था लोगों ने तजुर्बों से कि आ तो गए हो चमकती सोने की नगरी में, लेकिन बच के रहना। बर्बाद कर देती हैं गोरी चमड़ी वाली गोरियां। पहले गोरे रंग और मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाती हैं, फिर जैसे ही शिकार की अंगूठी उंगली में पड़ी, उसे लट्टू सा घुमाती हैं, फिर किनारा कर लेती हैं। छोड़िए मामा जी, समय को भी कोई वापस लाया है कभी? सभी को एक मापदंड से तो नहीं माप सकते। इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू विधि के अनुसार बेटा ही बाप की चिता को अग्नि देता है। सच तो यही है कि जेम्स विवेक का बेटा है। यह उसी का हक है। मंजू, उस हक की बात करती हो जो धोखे से छीना गया हो। तुम तो उसकी दोस्त हो, उसी के विभाग में काम करती रही हो, बाकी तुम भी तो समझदार हो, तुम्हें तो मालूम है यहाँ के चलन। और भावना को देखो, उसे बहुत समझाया कि उस गोरी मेम को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अवैध रिश्तों की गठरी बंद ही रहने दो। अगर मेम आ गई तो पड़ोसन छाया बेवजह न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का काम करेगी, लेकिन वह नहीं मानी। मामा जी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। ऐसी बातें तो होती रहती हैं इन देशों में। वे तो जीवन का अंग बन चुकी हैं। मैंने भी भावना से बात की थी। वह बोली कि पोलीन भी तो विवेक के जीवन का हिस्सा थी। दोनों कभी हमसफर थे। फिर जेम्स भी तो है। इतने में एक गाड़ी पोर्टिको आ खड़ी हुई। लो आ गई गोरी और उसकी नाजायज औलाद, मामाजी ने कड़वाहट से कहा। मामा जी, प्लीज शांत रहिए। यह भी विवेक का परिवार है। पोलीन उसकी एक्स वाइफ तथा जेम्स बेटा है। उसे झुठलाया भी तो नहीं जा सकता, मंजू ने समझाते हुए कहा। विवेक का पार्थिव शरीर बैठक में सफेद झालरों से सजे बॉक्स में अंतिम दर्शन के लिए पड़ा था। काले नए सूट, सफेद कमीज, मैचिंग टाई में ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा। बैठक फूलों के बने रीत, गोल आकार में सजाए फूल, क्रॉस तथा गुलदस्तों से भरी पड़ी थी। आसपास के लोग तो नहीं आए थे, लेकिन उनके कुलीग वहां मौजूद थे। लोगों ने अपने अपने घरों के पर्दे तान लिए थे, क्योंकि विदेशों में ऐसा चलन है। पोलीन और जेम्स के आते ही उन्हें विवेक के साथ कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दिया गया। मामा जी ने बाकी लोगों को गाड़ियों में बैठने का आदेश दिया। हर्ष, शव वाहन के पीछे की गाड़ी में विवेक का परिवार बैठने वाला था। अन्य लोग बाकी गाड़ियों में। मंजू, किसी ने पुलिस को सूचना दी क्या? शव यात्रा रोप लेन से गुजरने वाली है। यूके में जहां से शव यात्रा निकलती है, वह सड़क कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है। कोई गाड़ी उसे ओवरटेक भी नहीं कर सकती, या फिर पुलिस साथ साथ चलती है शव के सम्मान के लिए। यह काम तो चर्च के पादरी जी ने कर दिया है। और हर्ष में फूल कौन रखेगा?
फ्यूनरल डायरेक्टर। मंजू, औरतें और बच्चे तो घर पर ही रहेंगे ना? नहीं मामा जी, यह भारत नहीं है। यहाँ सभी जाते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन घर को खाली कैसे छोड़ दूँ? मैं जो हूँ, मामी जी ने कहा। तुम तो इस शहर को जानती तक नहीं। मैं मामी जी के साथ रहूंगी, पड़ोसन छाया बोली। अब घर पर केवल छाया तथा मामी जी थीं। मामा जी तथा मंजू की बातें सुनने के बाद छाया की जिज्ञासा पर अंकुश लगाना कठिन था। छाया थोड़ी देर बाद भूमिका बांधते बोली, मामी जी, अच्छी है यह गोरी मैम। कितनी दूर से आई हैं बेटे को लेकर। आजकल तो अपने सगे संबंधी तक नहीं पहुंचते। लेकिन मामी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप उसे कैसे जानती हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि आप उससे पहली बार मिली हों? अब मामी जी का धैर्य जवाब दे गया। वे झुंझलाते हुए बोलीं, जानना चाहती हो तो सुनो। भावना से विवाह होने से पहले पोलीन ही हमारे घर की बहू थी। विवेक और भावना एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। मुझे याद है कि विवेक भावना का हाथ पकड़कर उसे स्कूल लेकर जाता और उसे स्कूल से लेकर भी आता। वह भावना के बिना कहीं न जाता। यहाँ तक कि अगर विवेक को कोई टॉफी खाने को देता तो विवेक उसे तब तक मुंह में न डालता जब तक वह भावना के साथ बांट न लेता। धीरे धीरे दोनों के बचपन की दोस्ती प्रेम में बदल गई। वह प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना प्रगाढ़ हो गया कि पास पड़ोस महल्ले वालों ने भी इन दोनों को दो हंसों की जोड़ी का नाम दे दिया। उस प्रेम का रंग दिन ब दिन गहरा होता गया। विवेक एयरफोर्स में चला गया और भावना आगे की पढ़ाई करने में लग गई। लेकिन जैसे ही विवेक पायलट बना, उसकी मां दहेज में कोठियों के ख्वाब देखने लगी, जो भावना के घर वालों की हैसियत से कहीं बाहर था। विवेक ने विद्रोह में अविवाहित रहने का फैसला कर लिया और दोस्तों से पैसे लेकर मां बाप को बिना बताए ही जर्मनी जा पहुंचा। किंतु उसकी मां अड़ी रही। जिसने भी समझाने का प्रयत्न किया, उसने दुश्मनी मोल ली। तब तक तो दोनों बालिग हो चुके होंगे, उन्होंने भागकर शादी क्यों नहीं कर ली? छाया ने जिज्ञासा से पूछा। दोनों ही संस्कारी बच्चे थे। घर में बड़े बच्चे होने के नाते दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। दोनों अपने इस बंधन को बदनाम होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन वही हुआ जिसका सभी को डर था। विकट परिस्थितियों से बचता विवेक दलदल में फंसता ही गया। उसे किसी कारणवश पोलीन से शादी करनी पड़ी। दोनों एक ही विभाग में काम करते थे।